पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। आओ बेटा, आओ बैठो। ये कमरा तो मैंने नबीला के लिए मखसूस कर दिया है। आप मुझे कैसे जानती हैं? ये जो आसिफ तुम्हारी इतनी तारीफ करता है, चांद का टुकड़ा है, आफताब है, महताब है, और सच पूछो तो झूठ नहीं कहता। अच्छा खाला, एक काम करो, जल्दी से कुछ खाने का कर दो यार। सुबह से इसको लिए ना मारा मारा फिर रहा हूं ईमान से। वो तो ठीक है, लेकिन याद रखना यहाँ मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं होता। ओ खाला, खुदा का खौफ करो, क्या हो गया? मैं चाह रहा हूँ इसे जरा यहाँ का सिस्टम समझाऊँ, घर बताऊँ, तनाई में जरा। ये काम तो मैं खुद भी आसानी से कर लूँगी। तुम जाओ, नहा धो के फ्रेश हो जाओ, मैं तुम दोनों के लिए खाने का बंदोबस्त करती हूँ। ओके बाबा। तुम कहाँ जा रहे हो? जरा अपने कमरे से आ रहा हूँ। क्या मतलब? अरे मेरी बच्ची, ये तुम्हारा अपना ही घर है, परेशान क्यों होती हो? तुम जाओ आसिफ। बस 2 मिनट में आता हूँ। तुम क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास। मुझे बहुत अजीब लग रहा था, इतना बड़ा फ्लैट और खाला खानम उसमें अकेली रहती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब किसी चीज़ का कोई फ़ायदा ना था। मैं तो खुद अपनी माँ के अरमान, बाप की इज्जत और भाई की मोहब्बत अपने पैरों तले कुचल के आई थी। मुझे यहाँ आए दिन गुजर चुका था और कमरे में बैठे बैठे उकता गई थी। मैं बाहर जाना चाहती थी कि इतने में मैंने खाला खानम को किचन से आते देखा। मैं फ़ौरन उनकी तरफ बढ़ी और उनसे बात करना चाही, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल के मुझे वापस कमरे में ले आई। शाम को जब आसिफ आए तो मैंने उनसे बात करना चाही, मगर खाला खानम की मौजूदगी की वजह से मैं खुल के उनसे बात भी ना कर पा रही थी। और फिर खाला खानम ने कहा कि जब तक हम दोनों की शादी नहीं हो जाती हम अलग अलग कमरों में रहेंगे, और ये कह के वो आसिफ को अपने साथ ले गई। और फिर वही कमरा और मैं, दम घुटने लगा था मेरा उस कमरे में, घबराहट हो रही थी मुझे, और इस बात की हैरत भी थी कि खाला खानम ने मुझे इस कमरे से निकलने से मना क्यों किया है। अब मुझे अम्मी, अब्बू और भाई की बहुत शिद्दत से याद आ रही थी, और इस बात का एहसास सता रहा था कि मेरे घर पे क्या हो रहा होगा, क्या गुजर रही होगी उन सब पे। क्या हुआ? कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, तुम बस दुआ करो। या अल्लाह, मेरे बच्चे पे करम करना, उसे साथ खैरियत के साथ घर पहुंचा दे मेरे मालिक। अम्मी प्लीज आप हिम्मत से काम लीजिए, इस तरह तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं मालूम हमें किस जुर्म की सजा मिल रही है। हमारा भी इसमें पूरा पूरा कसूर है। हमारा? नबीला उसके साथ एक दिन में नहीं भागी होगी। हमें क्यों नहीं पता चला उन दोनों के ताल्लुकात का? नहीं, मैं नहीं मानती, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। उसे जरूर जबरदस्ती भगाया गया है, वो इतना बड़ा कदम उठाने का सोच भी नहीं सकती। मेरे दिल में भी यही खलिश है, पता नहीं हमारी तरबियत में कौन सी कमी रह गई थी। क्या हुआ, बात हो गई तुम्हारी? हो गई बात, 1.5 लाख और क्या? क्या? अभी तो किसी लड़के ने उसे हाथ भी नहीं लगाया और सिर्फ 1.5 लाख? मैं सोच भी नहीं सकती थी आसिफ ऐसा करेगा मेरे साथ। उसकी असलियत अब खुल चुकी थी मेरे सामने। मुझे बहुत रोना आ रहा था
और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। बस मैं भागना चाहती थी वहाँ से, कुछ भी करके कैसे भी मैं भागना चाहती थी वहाँ से। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? आसिफ तुम भी? हाँ मैं भी। तू क्या समझी थी? तुझसे पाक मोहब्बत करूंगा, शादी करूंगा, बच्चे पैदा करूंगा। हाँ शायद फिर मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तो मैं किसी और घर में थी और मेरे हाथ पांव बंधे हुए थे। मेरा जिस्म और सर दर्द से फटे जा रहा था और मेरे सामने एक अजीब सा आदमी बैठा हुआ था। मुझे उससे बहुत डर लग रहा था और कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तुम कौन हो? देख लड़की, मैं चाहूँ तो जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, पर तू खुद ही मान जा। देखो, खुदा के लिए मुझे मार दो, मगर अरे इतनी आसानी से कैसे मार दूं? पूरे 1.5 लाख रुपए गिन के दिए हैं खानम को। हाँ वो तो बेवकूफ था जो तुझे फांस के लाया था, जिसको तेरी कीमत का अंदाजा ही नहीं था। देख सब कुछ सच सच बता दिया है तुझे, अब मान जा वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दफा हो जा यहाँ से, मैं लानत भेजती हूँ तुम पर और आसिफ पर। मर्जी है तेरी, मैंने तो पैसे खर्च किए हैं और वो मैं किसी भी तरह पूरे कर लूंगा। समझ में आई तुझे ये बात? अब्बू जब हमें पता चल चुका है कि वो आसिफ और राहत की मिली भगत से भागी है, तो हम पुलिस में उनके खिलाफ पर्चा क्यों नहीं कटवा रहे? मैं तुम लोगों को कितनी दफा समझा चुका हूँ कि मैं इस मामले को पोशीदा रखना चाह रहा हूँ, तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी बच्ची ला कर दो। तुम अल्लाह पे भरोसा रखो, मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम ठहरो, मैं देखता हूँ। यार यार आज एक अहम खबर मिली है। क्या खबर मिली है? ये पता चल गया है कि अभी वो कहाँ है। मेरी बेटी का पता चल गया है? तो चलो पर इंतजार किस बात का है? देखो तुम जज्बाती होकर फैसला कर रहे हो। अभी सिर्फ ये पता चला है कि वो कहाँ है, कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं, अभी कुछ नहीं पता। यार बख्तियार कुछ भी करो यार, मेरी बेटी को बचा लो प्लीज यार। यार तुमने इतनी हिम्मत दिखाई है, अब तुम्हें क्या हो गया? टूट गया हूँ मैं, टूट गया हूँ। देखो जल्दबाजी से मामला बिगड़ सकता है। जब तुमने मुझे बुलाया है तो मुझ पर एतबार करना होगा। तुम्हारा सब्र आएगा नहीं जाएगा, दुआ करो। हाँ ऐसा करो, तुम उनसे डिमांड मालूम करो और फौरन मुझे बताओ। मेरा एक एक पल मुश्किल से गुजर रहा था। मैं दिल ही दिल में अपने अल्लाह से माफिया मांग रही थी और यही सोच रही थी कि मैंने अपनी अम्मी अब्बू के बजाय इन लोगों पे एतबार किया, इतना बड़ा कदम उठाया जिसकी मुझे इतनी भयानक सजा मिल रही है। बस मेरा दिल एक ही बात कह रहा था, काश मुझे एक दफा अपने अम्मी अब्बू से माफी मांगने का मौका मिल जाए। शायद कुदरत को मुझ पे रहम आ गया था। तेरी किस्मत बहुत अच्छी है, वरना यहाँ जो लड़की आती है ना बच के नहीं जाती। चल उठ, ये चादर पहन ले। कहाँ लेके जा रहे हो तुम मुझे? मैं बहुत बुरी तरह डर गई थी। मुझे लगा कि शायद मुझे किसी दूसरी जगह फरोख्त किया जा रहा है
और जब मैंने इनसे बहुत ज़्यादा मज़ाहमत की तो मुझे बेहोश कर दिया गया, और जब मेरी आँख खुली तो अम्मी, अब्बू, मुझे पता चला कि बख्तियार अंकल ने पुलिस और अपने पुराने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए उन लोगों को 2 लाख रुपए दे के मुझे रिहा करवाया। लेकिन इसके बाद अम्मी और अब्बू ने मुझे बिल्कुल इग्नोर कर दिया। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी मगर वो मेरी कोई बात नहीं सुनना चाहते थे। मैंने जावेद से बात करना चाही तो उसने भी मुझे झिड़क दिया। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि अब शायद इनका गुस्सा मेरी ज़िंदगी के साथ ही ख़त्म होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस तरह इनसे माफ़ी मांगूं। इसी रोज़ जावेद का रिजल्ट था। उसने अपनी क्लास में पोजीशन ली थी और घर में सभी लोग बेहद खुश थे। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोल के बाहर झांका तो जावेद कभी अम्मी को कभी अब्बू को मिठाई खिला रहा था। जब उनकी नज़र मुझ पे पड़ी तो सबने मुझसे मुंह फेर लिया। मैंने भी मुनासिब नहीं समझा कि उनकी खुशियों में शामिल होकर उनकी खुशियाँ ख़राब करूं। मैं आप सबसे बस एक ही बात कहना चाहूँगी, कभी किसी दोस्त पे अंधा एतमाद ना करें, क्योंकि इस दुनिया में अपनों से बढ़ के कोई नहीं होता, ना कोई हो सकता। मेरे अल्लाह ने तो मुझे माफ़ कर दिया था, इसीलिए मुझे मेरे अपनों में लौटा दिया। लेकिन शायद अल्लाह के बंदे मुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे, कभी माफ़ नहीं करेंगे।